सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी अगली कविता फागुन की एक शाम यानी फागुन की शाम धर्मवीर भारती द्वारा रचित कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। आपके पंचम सेमेस्टर की जो किताब है, टेक्स्ट बुक आपकी समकालीन हिंदी कविता, उसमें ये संकलित है। फागुन की शाम कविता का अगर हम विषय देखें तो ये विषय जो है ये शीर्षक से ही झलक जाता है कि जो विषय है वो फागुन की शाम का वर्णन करता होगा। लेकिन कुछ रोमांटिक कविता है, ये प्रेम से परिपूर्ण कविता है और संस्मरणात्मक शैली में भी, क्योंकि याद भी इसमें आएगी और वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कविता है। ये फागुन की शाम आती है और फागुन का जो महीना होता है सभी को पता है प्रेम से परिपूर्ण महीना होता है, प्रेमियों का महीना माना जाता है, या प्रेम यूँ कहें कि जो प्रेम भावना है और अधिक इसमें भड़क जाती है या उजागर होती है, या फिर जो संयोग है या वियोग है, दोनों ही रूपों में क्या है फागुन की शाम का महत्वपूर्ण जो एक चित्रण इसमें किया गया है। देख लेते हैं इसकी फागुन की शाम। घाट के रास्ते उस वर्षवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आखड़िया उन्मन ये फागुन की शाम। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने जो ये कविता लिखी है अपनी प्रेयसी की याद में लिखी है, लेकिन साथ साथ ही इन्होंने क्या है फागुन की शाम का प्राकृतिक चित्रण किया है और जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, उनके सौंदर्य का चित्रण भी यहाँ पर किया है। यानी प्रेम सिर्फ प्रेयसी से नहीं, उसका प्रकृति से भी प्रेम नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जो जीव हैं उनके प्रति भी प्रेम नज़र आ रहा है। व्याख्या करने से पहले हम इसका प्रसंग कर लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित फागुन की शाम कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसमें उन्होंने फागुन की शाम का प्राकृतिक चित्रण किया है और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं उनके सौंदर्य का चित्रण भी किया है, और साथ ही जो कविता हमारी जो ये कविता शुरू होती है चिड़िया के माध्यम से शुरू की है उन्होंने अपनी बात। तो यहाँ पर जो पक्षियों के प्रति प्रेम है वो भी कवि का झलकता है। इन पंक्तियों में कहता है कवि कि घाट के रास्ते उस बसंत से, कि घाट की तरफ, जो घाट की तरफ रास्ता जा रहा है उस पर एक बरगद का पेड़ है और एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। कि घाट के रास्ते पर मार्ग पर जो बरगद का पेड़ है उस पर एक पीली सी चिड़िया बैठी है और उसका कुछ अच्छा सा नाम है, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं है। कवि ये बातें कह रहा है कि कवि कहता है कि घाट के रास्ते पर, घाट की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक बरगद का पेड़ है, उस पर एक पीली सी चिड़िया बैठी है जो अत्यंत ही सुंदर है और उसका कुछ अच्छा सा नाम है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे पुकारे ताना मारे भर आए आखड़िया उनमन ये फागुन की शाम। की वो पीली चिड़िया बरगद पर बैठकर जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसने क्या है मुझे अपनी बोली के माध्यम से अपनी बोली में पुकारा और मुझे उल्हाना देने लगी। ताना मारे कि वो मुझे उल्हाना देती है और उसके उल्हाने को सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं। उन्मन यानी उदास ये फागुन की शाम की, ये जो फागुन की शाम है वो ये शाम बड़ी ही उदास है, क्योंकि जो पीली सी चिड़िया है वो क्या है मुझे उल्हाना दे रही है, मुझे ताना मार रही है। भावार्थ क्या है कि जो कवि है उसे जो पीली चिड़िया के माध्यम से अपनी प्रेयसी की याद आ जाती है। और हम विशेष की बात करते हैं तो फागुन की जो शाम है उसका आलम्बन रूप में चित्रण हुआ है। कि आलम्बन क्या होता है, जिस रूप को देखकर या जिस वस्तु को देखकर मन में कोई भाव जाग उठे, वो चाहे उदासी भरा भाव है, वो प्रेम भरा भाव है, या आपका
क्रोध वाला भाव है आलम्बन रूप, जिस रूप को देखकर, जिस व्यक्ति वस्तु आदि को देखकर जो भाव जागृत होते हैं, तो वो रूप या वो व्यक्ति या वस्तु क्या है, आलम्बन रूप होता है। यहाँ पर जो फागुन की शाम है इसका आलम्बन, क्योंकि फागुन की शाम में ही कवि को क्या है, चिड़िया तो पहले भी बोलती थी, लेकिन ये फागुन की शाम है जब चिड़िया बोल रही है तो उसकी बोली को सुनकर क्या है, उसे उसकी बोली उल्हाना सा लगती है। तो यहाँ पर जो फागुन की शाम है उसका आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। भाषा सहज सरल है, भावानुकूल है, तत्सम शब्दावली है, कहाँ जैसे बंसवट है, और तद्भव शब्दावली जैसे बंसवट है, उन्मुन है, ये तत्सम शब्दावली है। और तद्भव जैसे ताना मारे, पीली सी, ये क्या है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। उपमा अलंकार है कि पीली सी, किसासी आ गया, और वर्णनात्मक शैली है, कैसे कि यहाँ जो चिड़िया है, जैसे घाट का रास्ता है या बंसवट है, ये वर्णन किया जा रहा है, पीली चिड़िया है, उसका नाम बताया है, तो ये क्या है, वर्णन है, तो वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते हैं। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उगाई, झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी, आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझे घर को काम है। अब इन पंक्तियों में क्या है, कवि ने अपनी जो जीवन की उसकी निजी अनुभूतियाँ हैं उसको हमारे साथ उसने साझा किया है, क्योंकि कोई भी कवि क्या है अपनी निजी अनुभूतियों को, कवि है या कोई भी लेखक या कहानीकार है, वो पूर्ण रूप से वो कल्पना नहीं होती, अपने जीवन की जो सच्चाई है, जो अनुभूति है, उसका हमारे साथ में वो काव्य के माध्यम से साझा करता है। इन पंक्तियों में क्या कहता है कि घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर, कि कवि कहता है कि जो नदी पर जो घाट बना है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनको तोड़ कर क्या है, बन तुलसा यानी जो अपने आप उगती है, कि बन तुलसी उगाई है कि झुरमुट में, कि झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, कि जो घाट पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उन पेड़ पौधों के पत्तों, उन पेड़ पौधों की टहनियों के जो झरोखे बने हुए हैं, उन झरोखों में से सूरज की किरणें क्या है, वो छनकर पानी पर गिर रही हैं, और उन पेड़ों की टहनियों के झरोखों से जो सूरज की किरणें आ रही हैं। यहाँ तोता पंखी क्या है कि तोता पंखी यानी तोते के पंख जैसी सूरज की किरणें छन कर क्या है, जब पानी की सतह पर, जल की सतह पर पड़ती हैं, तो क्या है, ये दृश्य है अत्यंत ही मनोहारी लगता है। तो कवि कहता है कि जो घाट की सीढ़ी हैं उनको तोड़कर बन तुलसी उगाई हैं, और घाट के तट पर जो घाट है, घाट के किनारे पर जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की टहनियों के झरोखे से सूरज की तोता पंखी किरणें छन कर नीचे जल की सतह पर पड़ रही हैं, और उनमें से क्या है, बाँस की टहनियाँ क्या है, हिलती हुई नज़र आती हैं। यानी जब किरणें आती हैं तो अलग अलग रूप हो जाता है कि जो पत्तियों का या टहनियों का, तो जो बाँस की टहनियाँ हैं वो भी क्या हिलती हुई दिखाई दे रही हैं पानी की सतह पर। यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी, और ऐसे में क्या है, जो कवि है उसको अपनी प्रेयसी की पूर्व की बातें याद आ जाती है, कि यही वह जगह है कि जहाँ पर, कि इन घाट की सीढ़ियों पर ही, कि मेरी प्रेयसी यानी प्रेयसी मुझे बैठकर अपनी कहने योग्य और न कहने योग्य सारी बातें कहती थी। और एक दिन तो आई और आकर बैठकर कहने लगी कि आज तो बछड़ा माँ के रामायण की पोथी खा गया है, कि आई है, इतनी दूर से आई है, मिलने आई है, लेकिन ये कोई बात थी कि ये कहना कि बछड़ा माँ की रामायण की पोथी खा गया, कि ये कहनी न कहने वाली सारी बातें यहीं पर इसी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर प्रेयसी मुझसे कहा करती थी, अच्छा अब जाने दो
मुझको घर घर में कितना काम है। और फिर थोड़ी सी आई, आकर कहने योग्य न कहने योग्य बातें कहती थी और जल्दी ही क्या कहने लगी कि अब मुझे घर जाने दो, क्योंकि घर पर मुझे बहुत ही काम करना है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या है किसकी कि घाट की सीढ़ियों पर कुछ जगह जहाँ पर क्या है दरारें आ जाती हैं, जैसे एक बार और बता देती हूँ, दरारें आ जाती हैं, उनमें से क्या है छोटे छोटे जो जंगली पौधे हैं वो उगाते हैं। और तुलसी क्या है, आमतौर पर हम देखते हैं तुलसी उगाती हैं घाट पर। उसका कारण ये होता है कि या तो मतलब जो उगा दी जाती हैं फिर उनके बीज आ जाते हैं, तो जो यहाँ पर वन तुलसा जो अपने आप उगती है, कि वो वन तुलसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने आप उगी थी, किसी ने वहाँ पर नहीं उगाई थी। कि उस घाट की सीढ़ियों पर कुछ जगहों से जो टूटी हुई थी वहाँ पर क्या है वन तुलसा के पौधे उगाते हैं। और नदी के किनारे जो पेड़ उगे हुए थे उनकी डालियों में पंखों जैसी सूरज की किरणें झनकर क्या है जल की सतह पर पड़ रही थी। और ऐसे में बाँस की जो टहनियाँ हैं, जो बाँस वहाँ पर घाट पर लगे हुए थे, वो भी क्या है उनकी टहनियाँ भी हिलती हुई नज़र आ रही थी। और कवि क्या है इसी समय जब वो बैठा था तो उसे अपनी प्रेयसी की याद आ जाती है कि यही वह जगह है जहाँ पर उसकी प्रेयसी उससे सारी कहने योग्य और ना कहने योग्य सारी बातें कहती थी। और उसे वो बात भी याद आती है जब वो आकर अब ये बात बताती है कि आज बछड़ा माँ की रामायण की पोथी खा गया है। और फिर वो कहने लगी थी कि अब मुझे घर जाना है, मुझे घर पर बहुत ही काम करना है। तो ये थी जो बात है, ये कवि को याद आती है। संस्मरणात्मक शैली यहाँ पर आ जाती है हमारी। विशेष जो है तो विशेष ये है कि कवि को फागुन की शाम में अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। भाषा वही सहज सरल है, भावानुकूल है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण जो है विशेष यही रहेगा हमारा। समण पद मैत्री और स्वभाव उक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे है तो इस सीढ़ी पर जहाँ पर लगी हुई है काई फिसल पड़ी थी मैं फिर बाहों में कितना शर्मा, यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन। यह न आऊँगी अब जाने क्या करने लगता मन, लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती। तुम कहते थे जिसे छाँ, मैं कहती थी घाम। इन पंक्तियों में क्या होता है, कवि को याद आती है अपनी प्रेयसी की और उसे वो बात याद आ जाती है जब वो अपनी प्रेयसी से मिला था और लेकिन उनमें पल भर के लिए नहीं बनती थी, तो वो बात भी उसे याद आती है। और इन पंक्तियों में कवि को प्रेयसी अपने मन की बातें बता रही है, अपनी बीती बातें बता रही है। कवि को याद आता है कि वन घाट की जो सीढ़ियाँ हैं कि वहाँ पर क्या है काई लगी हुई थी, जो आज काई लगी हुई है उस काई को देखकर ही, जो आज काई लगी हुई है इस काई को देखकर कवि को याद आता है कि एक दिन ऐसा भी था कि उसकी प्रेयसी आई थी और उस दिन भी क्या फागुन की ही शाम थी जब इन घाट की सीढ़ियों में प्रेयसी बैठकर उससे अपने मन की बातें कह रही थी, अपनी बातें बता रहे थे, एक दूसरे से वो बातचीतें कर रहे थे। तो उसे वो बात याद आती है कि प्रेयसी उससे कह रही थी कि एक दिन सीढ़ी पर क्या है काई लगी हुई थी जिसके कारण क्या है वो वहाँ पर फिसल गई, लेकिन जैसे ही वह फिसली और गिरने लगी वैसे ही कवि ने उसे अपनी बाहों में कि क्या कहती है कि गिरने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर गिरने से बचा लिया। तब उसकी बाहों में सिमट कर वो यानी प्रेयसी बहुत ही शर्मा रही थी। प्रेयसी आगे कहती है कि उस दिन उसके प्रिय अर्थात कवि ने उसका एक कंगन भी तोड़ दिया था और जैसे ही कंगन तोड़ा था तो उसके मन में यह बात आई थी कि आगे से मैं यहाँ कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊँगी, और न जाने मन में क्या क्या विचार आ रहे थे। तो प्रेयसी ये भी बताती है कि लेकिन तब उस समय जब मैं काई के कारण मैं गिर रही थी और गिरने से तुमने मुझे बचा लिया था और मेरा कंगन भी तोड़ दिया था, उस समय तुम में और मुझ में एक पल के लिए भी नहीं बनती थी, यानी ये प्यार हमारे बीच से शायद इतना प्यार हमारे बीच नहीं था। तो उस समय तो क्या है पल भर के लिए भी हमारे विचारों में जरा सी भी समानता नहीं थी, जिससे क्या है जिस बात को या फिर जिसे जो प्रेमी है प्रिय है जिसे छाँ कहता था उसे प्रेमिका क्या है घाम यानी धूप कहती थी। ये बात क्या है कवि को याद आ जाती है कि जहाँ सीढ़ियों पर काई लगी हुई है वो काई को देखकर कवि को
उस दिन की याद आ जाती है, जो उस फागुन की शाम की याद आ जाती है, जिस फागुन की शाम उसकी प्रेयसी उसे मिलने आई थी और वो उसकी प्रेयसी उसे बताने लगती है कि इस काई को देखकर उसकी प्रेयसी ने भी क्या है अपनी पिछली बातों को याद किया था और प्रेमी को बताया था कि इन सीढ़ियों में एक दिन मैं गिर गई थी और तुमने मुझे गिरने से बचा लिया था और मैं बहुत ही शर्मा गई थी और उस दिन तुमने मेरा कंगन भी तोड़ दिया था और मेरे मन में ये बात आ रही थी कि आइंदा मैं आपसे यहाँ मिलने नहीं आऊँगी। लेकिन वो बात कुछ और थी, क्योंकि उस समय हमारे बीच में क्या है विचारों की तनिक भी समानता नहीं थी। जिसे प्रेमी छाँ कहता था उसे वो धूप कहती थी। तो विशेष कर लेते हैं इसका कि कवि ने फागुन की शाम में अपनी प्रेयसी के बीच हुए वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन किया है और नोकझोंक का वर्णन जीवंत सजीव चित्रण किया है। भाषा सरल सहज भावनुकूल है। तत्सम शब्दावली है। तत्सम कैसे, और जैसे घाम है तद्भव शब्दावली है। कंगन है तत्सम शब्दावली है। घाम ये तद्भव, ध्यान रखना तद्भव शब्दावली है। ये स्मरण और स्वभाव के अलंकार का प्रयोग हुआ, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखें। अब तो नींद निगोड़ी सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, जो सोते में किसी विषैली नागिन ने काटा, मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा, पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ, इस डर से कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। ये फागुन की शाम है। अब इन पंक्तियों में क्या है, कवि की प्रेयसी उससे कहती है कि अब तो क्या है, नींद भी, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है, मेरी नींद भी सपनों में भटकती हुई डोलती रहती है, और कभी कभी तो बड़े सकारे यानी सुबह, कभी कभी तो सुबह सवेरे कोयल ऐसे बोलने लगती है, और जो सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, कि कभी कभी जब सवेरे सवेरे कोयल जब बोलती है तो उसके बोल ऐसे लगते हैं जैसे सोते हुए मुझे किसी नागिन, विषैली जहरीली नागिन ने काटे लिया हो मेरे संग संग। और मैं अब मेरे अंदर इतना सन्नाटा छा गया है, इतना चुप्पी मेरे अंदर आ गई है कि मेरे चुप्पी को देखकर जो सन्नाटा है वो भी चौंक जाता है, मौन भी चौंक जाता है, पर फिर भी कभी न जाहिर करती कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, और तुम्हारे प्रेम के कारण मुझे, और उस प्रेम, क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं हो, तो जब तुम मेरे पास नहीं हो, जब सुबह सुबह कोयल बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे सोते हुए किसी जहरीली नागिन ने मुझे डस लिया हो, और मेरे अंदर इतना सन्नाटा छा गया है, इतना मौन छा गया कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। मेरे मौन को देखकर खुद सन्नाटा भी क्या है, चौंक जाता है। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी, इतना प्रेम होते हुए भी, मैं अपने प्रेम संबंधों के बारे में किसी से कुछ भी अभिव्यक्त नहीं करती हूँ, अपने प्रेम के संबंधों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, कि इस डर से, कि केवल इस डर से कि कोई कहीं मुझे कुछ कहना दे, यानी मैं बदनामी से डरती हूँ। ये क्योंकि ये ऋतु इतनी बदनाम है, और ये जो फागुन की शाम है, ये फागुन की जो ऋतु है, ये भी अत्यंत ही बदनाम है, क्योंकि इस फागुन की ऋतु में यदि कोई युवती या युवक किसी के बारे में, किसी युवती के, जैसे युवक है वो किसी युवती के विषय में किसी से बात करे, तो जाहिर है वो यही सोचेंगे, कुछ गलत ही सोचेंगे। तो यानी ये फागुन की शाम और ये फागुन की ऋतु क्या है, इतनी बदनाम है। इसी कारण से मैं किसी के सामने अपने प्रेम संबंधों के बारे में नहीं कहती हूँ। और आखिर भी कहते हैं कि ये फागुन की शाम है, कि प्रेयसी कहती है कि ये फागुन की अत्यंत ही सौंदर्य भरी शाम है, जिसके कारण मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब यहाँ पर विशेष कहते हैं तो प्रेयसी ने यहाँ पर अपने विरह का वर्णन किया है, अपनी विरह दशा का वर्णन यहाँ पर किया है। भाषा सरल सहज भावानुकूल है और प्रसाद गुण सर्वत्र है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब कहाँ जैसे संग संग में ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, चौक चौक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ज्यों सोते में ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, और सपनों में ये यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विषैली नागिन
यानी कोयल के बोलों पर क्या पर आरोप हुआ किसका, विशैली नागिन का। तो जैसे ज्यों सोते हैं, यानी उत्प्रेक्षा और उपपद अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, ये समण अलंकार का प्रयोग पूर्ण कविता में हुआ है, संपूर्ण कविता में हुआ है, वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ये थी आपकी फागुन की एक शाम, धर्मवीर भारती द्वारा रचित। इसे कर लीजिएगा। धन्यवाद।